जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के सीडीपी के 18 नवंबर 2018 के पेपर में पूछे गए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आ चुके हैं हम अपने प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार है, या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है, एक संज्ञानात्मक संकार्य है या फिर संक्रिया है। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए पहले अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ये विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में छात्रों के साथ किसी प्रकार का, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। उसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। इसलिए यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अधोलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणित संबंधी जो अधिगम अक्षमता होता है उसे हम डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। यह हो जाएगा गणना दोष। विकल्प सी सही हो जाएगा। ये आपके 2018 में पूछे गए प्रश्न है। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे गए थे। तो एक बार आप लोग भी पेपर उठाकर 2018 का कहीं से मिले आपको तो देख लेंगे, ताकि आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाए कि ये 2018 के ही पेपर के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर अलगाव नहीं करेंगे, अभिभावकों की भागीदारी का न होना ये भी गलत है, नकारात्मक है। क्षमता निर्माण का भाव, ये सभी नकारात्मक है। संवेदनशीलता इस विकल्प का आंसर हो जाएगा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रश्न में अगर बात करें तो व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञानात्मक, ये तीनों जो है संवेग के तत्व हैं, जबकि संवेदी इसका तत्व नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है, इसमें आपका ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंत में होगा मूल्यांकन। तो देखते हैं, दो में ही केवल अंत में मूल्यांकन है, तो बीच वाले दोनों यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे। शुरू में सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इसके साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे, सहानुभूतिपूर्ण, जनतांत्रिक, वांछनीय, सूचनाएं देने वाला, ये सभी अच्छे शिक्षण की विशेषता है, जबकि स्वेच्छाचारी यह विशेषता नहीं है। आंसर यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है यह दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। ब्रूम के द्वारा दिया गया है, और यह दिया गया था 1964 में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो यह जो है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, यह सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अब शिक्षण के जो सूत्र हैं, इसमें अज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, तो सरल से कठिन की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, जिसे हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर,
अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी होता है। अब ये जो है देखेंगे, ये सभी जो है शिक्षण सूत्र हैं, जबकि ये आगमन से निगमन की ओर यह नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, यह शिक्षण सूत्र नहीं है, ये शिक्षण की विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, आगमन और निगमन विधि। तो इसलिए डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो है सबसे पहले होता है योजना। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर उस पर शिक्षण करते हैं, और शिक्षण के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसकी प्रतिपुष्टि करते हैं। तो यही क्रम बार बार चलता है। पुनः हम लोग शिक्षण करते हैं, योजना बनाते हैं, पुनः शिक्षण करते हैं, फिर पुनः प्रतिपुष्टि देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प होगा सी वाला सही हो जाएगा। पहले हम लोग योजना बनाते हैं, प्लानिंग। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो इसमें पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। तो तुलना नहीं करना है, अलग भी नहीं करना है, अनुप्रयोग। यहाँ पे अन्वेषण, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। अब यहाँ पर देखना है कौन कौन से इसमें विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये भी सकारात्मक है, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की क्या होगी, भागीदारी बढ़ेगी, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति के भी क्या होंगे, उपलब्ध होंगे, और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होंगे। यानी तीनों विकल्प सकारात्मक है, इसलिए ए, बी और सी तीनों क्या है, सही है, यानी टी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो यहाँ जो प्रश्न में स्थिति दिया गया है उसके अनुसार छात्र का जो है ध्वनि है वह संवेदना होगा। अब उसका नाम लेकर बुलाया गया है तो वह ध्वनि संवेदना होगा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। संवेदी पेशी अवस्था, और जो कि जन्म से 2 वर्ष था, और पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष या फिर 5 वर्ष भी कई लोग मानते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया था जिसमें 7 से 11 वर्ष, और एक और दिया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष होता है, जिसे हम लोग किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो अगर बात करेंगे प्राक संक्रियात्मक अवस्था की, तो ये हो जाएगा 2 से 7 साल, जिसे हम लोग बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 7 से 12 होता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अनुसार प्राक संक्रियात्मक पूछा गया है, तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, तो कह रहा है बाद की बाल्यावस्था के विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये सही है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी सही है। काल्पनिक भयों का अंत, यानी इसका धीरे धीरे अंत होता है। तो यहाँ पर जो भविष्य की योजना की सूझबूझ, यह जो है विशेषता नहीं है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो नोआम चॉम्स्की का नाम आपने सुना होगा। नोआम नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। नोआम चॉम्स्की जो है यह भाषा वैज्ञानिक विकास से संबंध है। तो यहाँ पर जो है विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो जो थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन्होंने अपने
सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया। विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबोधित है? तो जो गिरोह अवस्था होता है यह लगभग बाल्यावस्था में होता है, यानी 8 से 10 के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो अभी हमने ऊपर आपको चारों अवस्थाएं बताया था। पहला होता है पूर्व संख्यात्मक, मूर्त संख्यात्मक, संवेदीगामक, पूर्व संख्यात्मक। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो मूर्त संख्यात्मक ये हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हमने इसके आपको कार्यकाल भी बताया था। संवेदीगात्मक 2 से जन्म से 2 वर्ष होता है और पूर्व संख्यात्मक 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संख्यात्मक 7 से 11 वर्ष होता है और 11 से 18 औपचारिक संख्यात्मक अवस्था होता है। तो ये है अवस्थाएं, याद रखेंगे। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में अधिगम की इच्छा, प्रेरणा और रुचि ये सभी शामिल है, जबकि विषय वस्तु का स्वरूप यह शामिल नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य हो जाएगा सहायता परक व्यवहार। ये है सामाजिक मूल्य। विकल्प ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो मात्र 30 ही प्रश्न इसमें थे और हम लोग इसमें से 24 प्रश्नों को देख चुके हैं। 6 प्रश्न और हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण ये जो है स्वतः शोध के उदाहरण हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? तो इसमें थोड़ा सा विवाद है इस प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है 1885 में सर्वप्रथम अधिगम वक्र की व्याख्या हर्मन एबिंगहॉस के द्वारा किया गया था और बाद में किया गया इसमें अर्थर विल्स आए थे। अर्थर विल्स बाद में जब अर्थर विल्स आए तो उनके द्वारा जो है 1934 में अधिगम वक्र संबंधी विवरण दिया गया था। तो दोनों में थोड़ा सा, तो अर्थर विल्स आपको यहाँ पर मिले तो अर्थर विल्स लगाएंगे। यहाँ पर अर्थर विल्स नहीं है तो यहाँ पर हम लगाएंगे एबिंगहॉस, हर्मन एबिंगहॉस। सी के साथ आंसर लगाएंगे, जबकि यहाँ पर अर्थर विल्स ऑप्शन में नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो जो एडवर्ड थार्नडाइक हैं यह थे अमेरिकन वैज्ञानिक। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। और इसमें आंसर की बात करें तो उनके अधिगमिक प्राथमिक नियमों में शामिल कौन सा नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम ये सभी शामिल है। विकल्प ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है यह जो है व्यवहार पर बल देता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया था? आप लोग इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पावलोव ने दिया था और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था?
देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर देते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है इसका जो दूसरा नाम है वह नैमित्तिक अनुबंधन। विकल्प बी सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर सकारात्मक जो होगा वह हमारा आंसर नहीं होगा, जो नकारात्मक होगा वही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा विशेषता नहीं है। अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसमें ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अधिगम एक व्यापक और क्या है, सतत यानी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।